हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं उदय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, ठीक 10 बजने वाले हैं और 10 बजे आप सभी के साथ मैं जुड़ गया हूं आज की 10 नहीं बल्कि 13 ताज़ा तरीन खबरों को लेकर। और ये खबरें आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों, चूँकि आपको मैं प्रतिदिन खबरों से रूबरू कराता हूं और उसी कड़ी में आज एक बार फिर से जुड़ा हूं। खबरें क्यों आप सबके लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताऊं तो हो सकता है आप में से कई मित्र ऐसे हैं जो कि कई सारे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, अगर आपका जनरल नॉलेज जो है उसको अपडेट रखना है तो अवश्य आपको जो है हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और मेरे सब मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि आज जो है मेरे मित्रों टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे लेकर मैं आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। आज की 10 ताज़ा तरीन खबरों से मैं आप सभी को रूबरू कराऊंगा। मेरे कार्यक्रम का नाम है मेरे मित्रों टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे। ये एक्चुअली मैं अभी जो है 2 दिनों से उम्दा न्यूज़ चैनल मैंने अभी एक शुरुआत की है मेरे मित्रों, जो कि यूट्यूब चैनल है और उसका फेसबुक भी है। लेकिन मैं अपने पर्सनल जो है वो मेरे फेसबुक पेज पे मैं आज एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ा हूँ और इसी वीडियो को मैं जो है आगे चल के अपने उम्दा न्यूज़ पे भेजूंगा। और कुछ अगले 2-4 दिनों के अंदर मेरे मित्रों में सीधा जो है वो अपने उम्दा जो चैनल है हमारा न्यूज़ चैनल, उस पर मैं लाइव करूंगा और आप सभी से जुड़ूंगा। और मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे यानी कि आज की 10 ताज़ा तरीन खबरें हैं हमारे साथ। मित्रों, खबरें हैं तमाम जिससे शायद आप है अनजान और हर खबरों का आपको लेना है संज्ञान, इसलिए प्रतिदिन मैं आप सभी के साथ जुड़ता हूँ मेरे मित्रों। और आगे बढ़ूंगा और खबरों के विस्तार में बताऊंगा। उसके पहले मैं मित्रों आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद कर देना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है प्रतिदिन हमसे जुड़ते हैं, अपने हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और जो है आप जो है मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का जो है अपने कार्यक्रम में, अपने विशेष कार्यक्रम में, अपने स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरे मित्रों, उसी कड़ी में एक बार फिर आप सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ आगे बढ़ता हूं मेरे मित्रों। और आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि आज की 10 नहीं बल्कि 13 बड़ी खबरें हैं, क्योंकि कई सारी खबरें ऐसी होती हैं जो महत्वपूर्ण होती है काफ़ी, तो उसको लेकर मैं आप सभी के साथ, आप सभी से जो रूबरू कराता हूँ आप सभी को उन खबरों से। और मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आज की जो सबसे पहली और बड़ी खबर है वो मध्य प्रदेश से जुड़ी है। वो खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है और खबर यह है मेरे मित्रों कि मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा पथ विक्रेताओं यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है संवाद करेंगे, बात करेंगे। और इस दौरान उनके खाते में 10,000 रुपये की राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। ये ऋण के रूप में होगा मेरे मित्रों, मैं स्पष्ट कर दूं। और मैं आप सभी को बताऊं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंकों के पथ विक्रेताओं को यानी स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दिलाया जा रहा है। और ये ऋण जो है इसमें मध्य प्रदेश के पूरे देश में जो है इसमें जो है यानी ऋण दिलाने में मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल है। और कार्यक्रम सभी नागरीय निकायों में जो है वह दिखाया जाएगा। और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, उनके सभी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और मेरे मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 68,000 हितग्राहियों के खातों में योजना की अंतिम किस्त के रूप में 102 करोड़ रुपए जो है हस्तांतरित किए हैं। और कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 8 लाख से ज़्यादा पथ विक्रेता पंजीयन करा चुके हैं और इनमें से 1,86,000 के प्रकरण बैंकों को भेज दिए गए हैं और 1 लाख प्रकरण जो है वो स्वीकृत हो गए हैं। ऐसा जो है वो गृह मंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं उनकी तरफ से कहा गया है, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये बातें कही गई हैं। और मेरे मित्रों, थोड़ी सी जानकारी दूं तो योजना के सभी हितग्राहियों से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और इस दौरान वे उनके कार्यस्थल को भी देखेंगे। इस दौरान 10,000 रुपये की हितग्राहियों के खाते में जमा होंगे। 10,000 रुपये जो है सभी हितग्राहियों यानी जो भी इसके लिए नामित किए गए हैं उनके खातों में, बैंक खातों में 10,000 रुपये ऋण के रूप में डाले जाएंगे। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूं आप सभी को। और मेरे मित्रों, इस बीच जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 68,000 हितग्राहियों के खाते में चौथी और अंतिम किस्त के 102 करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं।
और प्रदेश में अभी तक जो है योजना के तहत 17 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और 12 सितंबर को हितग्राहियों के जो है वर्ष 2019-20 में आवास बन चुके हैं और उनका गृह प्रवेश जो है 12 सितंबर को उत्सव मनाकर कराया जाएगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे और संदेश देंगे। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मेरा लक्ष्य गरीबों का कल्याण और उन्हें सुविधाएं दिलाना है। 16 सितंबर को प्रदेश के 37 लाख लोगों को सार्वजनिक वितरण के तहत राशन वितरण की शुरुआत की जाएगी और 18 सितंबर को 21 लाख किसानों के खातों में वर्ष 2019 की खरीफ फसलों को हुए नुकसान का फसल बीमा 4,600 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ये जो है मुख्यमंत्री की तरफ से पहले कही गई बातें हैं मेरे मित्रों। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को जो है अगली खबर की तरफ ले चलूंगा। और अगली खबर जो है वो मेरे मित्रों वो खबर जो है वो भारत चीन सीमा से जुड़ी हुई है, भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी हुई है, भारत चीन तनाव से जुड़ी हुई है। और खबर यह कि गोलीबारी के बाद भारत से घबराया है चीन और सैनिकों की वापसी के लिए दे रहा है मौसम की दुहाई। खबरों के विस्तार में जाऊंगा मेरे मित्रों और आप सभी को बताऊंगा कि भारत सरकार ने कहा है कि छड़ भाले और रॉड आदि से लैस चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में रेजांग ला रिज लाइन के मुखपारी क्षेत्र स्थित एक भारतीय ठिकाने की ओर सोमवार शाम आक्रामक तरीके से बढ़ने का प्रयास किया तथा हवा में गोलियां चलाई। सीमा पर भारी तनाव के बीच जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 45 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा जो है भारत की तरफ से कहा जा रहा है मेरे मित्रों। और जब आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया गया उस समय जो है ऐसा भी कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने के बीच सूत्रों ने कहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लगभग 50-60 सैनिक सोमवार शाम 6 बजे के आसपास जो है पेंगोंग झील क्षेत्र के दक्षिण तट स्थित भारतीय चौकी की ओर बढ़े, लेकिन वहां तैनात भारतीय सेना के जवानों ने दृढ़ता से उनका सामना किया। इससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये घटना जो है मॉस्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक के 3 दिन बाद तथा रूस की जो है राजधानी में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच गुरुवार को होने वाली बैठक से पहले हुई है। ये जो है बड़े ही चिंतनीय विषय है मेरे मित्रों। और आप सभी को यह भी बताऊं कि चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़पों के दौरान पत्थरों, कील, डंडे, लोहे और कील लगे डंडों, लोहे की छड़ों आदि से भारतीय सैनिकों पर बर्बर हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। और अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार गलवान घाटी में हुई झड़पों में भारतीय सेना ने चीन के 35 लोगों को मार गिराया था। और सरकारी सूत्रों ने कहा कि हो सकता है कि चीन की सेना ने योजना बनाई हो कि सोमवार शाम भारतीय सेना को उसी तरह की झड़प में फंसाया जाए जैसी झड़प गलवान घाटी में हुई थी, क्योंकि उससे सैनिकों ने छड़, भाले और गुआनदाव आदि हथियार ले रखे थे। और गुआनदाव मेरे मित्रों क्या बताऊं क्या है गुआनदाव के दाव क्या है, तो गुआनदाव एक तरह का चीनी हथियार है जिसका इस्तेमाल चीनी मार्शल आर्ट के कुछ स्वरूपों में किया जाता है। इसके ऊपर धारदार ब्लेड लगा होता है। और जब भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए मजबूर किया तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को भयभीत करने के लिए हवा में 10-15 गोलियां चलाई और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 45 साल के अंतराल के बाद गोली चली है। इससे पहले एलएसी पर गोली चलने की घटना 1975 में हुई थी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है मेरे मित्रों कि भारतीय सैनिकों ने किसी आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये एक बड़ी खबर है मित्रों। चीन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जैसे पाकिस्तान करता है वैसे ही अब चीन करने लगा है। एलएसी में लगातार चीन की तरफ से जो है घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है, लेकिन हमारे वीर सैनिक जवानों ने जो है उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। उनको जो है उनको जो है भागने के लिए मजबूर किया है। और ये एक बड़ी खबर है मेरे मित्रों, जिसपे जो है हम सबकी नज़र आगे भी बनी रहेगी। मैं आगे भी आपको इससे अपडेट करता रहूँगा मित्रों। खबर इसी से जुड़ी है और खबर यह है कि एलएसी दबाव में आए बगैर जवाब कार्रवाई करता रहेगा भारत, ऐसे जो है भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। सैन्य और कूटनीतिक चैनलों से बातचीत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर उकसावे वाली कार्रवाई को भारत चीन की दबाव बनाने की रणनीति मान रहा है। और इससे निपटने के लिए भारत ने भी चीन को लगातार जवाबी कार्रवाई से परहेज नहीं बरतने का संदेश दे रहा है। भारत की रणनीति सभी माध्यमों से बातचीत जारी रखने के साथ एलएसी पर आक्रामक तेवर बरकरार रखने की है। दरअसल घुसपैठ और फायरिंग के जरिए ड्रैगन जो है यानी चीन जो है भारत पर दबाव बनाना चाहता है। मैं मित्रों आप सभी को बताऊं तो उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा है कि भारत चीन के दबाव बनाने के किसी झांसे में नहीं आएगा। बीते करीब 1 महीने से भारत एलएसी पर आक्रामक तेवर अपनाकर चीन को किसी तरह के दबाव में न आने के साथ हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने का संदेश दे रहा है और भविष्य में भी यही सिलसिला जारी रहेगा। भारत लगातार विवाद की गेंद जो है चीन के पाले में डाले रखेगा। दरअसल बातचीत के बीच तनाव बढ़ाना चीन की पुरानी रणनीति है। इसके सहारे चीन हमेशा से दबाव बनाता आया है और वर्ष 2017
2017 में भी डोकलाम विवाद में ऐसा ही हुआ था। 2 महीने से अधिक रस्साकसी के बीच चीन ने लगातार आक्रामक तेवर दिखाए थे और भारत की ओर से जवाबी तेवर दिखाने और अंत तक इस पर कायम रखने के बाद चीन को हथियार डालने पड़े थे। और मेरे मित्रों, आगे बढ़ूंगा और ये भी बताऊंगा कि भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि विवाद टालने के लिए भारत बातचीत से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि बातचीत के साथ एलएसी पर भी चीन को रत्ती भर भी दबाव में आने का संकेत नहीं देगा। ये बातें इन बातों के मुताबिक ये विवाद जो है, यानी इस विवाद मामले में शुरू हो रही भारत की यही रणनीति रही है। और विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता, विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के अलावा सैन्य स्तर की बातचीत में भी भारत लगातार अपने पुराने रुख पर अड़ा हुआ है। मास्को में विदेश मंत्री जयशंकर अपने चीनी समकक्ष से को जो है फिर से अपनी इसी रणनीति का परिचय देंगे। और मेरे मित्रों, थोड़ी सी जानकारी और आप सभी को देता चलूं तो कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एलएसी पर तनाव की शुरुआत करने के बाद चीन अब असमंजस में है और चीन ने विवाद को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि उसके लिए तत्काल बैकफुट पर आने का विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में एलएसी पर जारी विवाद लंबा खींचेगा, चीन के रुख में धीरे धीरे नरमी आएगी, ऐसा जो है वो विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है। मेरे मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ूंगा और आगे की जो खबर वो है चीनी घुसपैठ से ही जुड़ी हुई है, कोरोना से जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। ये खबर जो है वो कांग्रेस से जुड़ी है, ये खबर जो है मानसून सत्र से जुड़ी हुई है, ये खबर केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। और खबर के विस्तार में जाऊं मेरे मित्रों और आप सभी को बताऊं तो संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष ने 3 सबसे बड़े हथियार होंगे। एक बार फिर से बताओ मेरे मित्रों कि संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष के 3 सबसे बड़े हथियार होंगे। पूर्वी लद्दाख में गंभीर चीनी घुसपैठ, डमाडोल अर्थव्यवस्था और कोरोना के बढ़ते कहर पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में इन तीनों मुद्दों पर संसद में जो बहस कराने के लिए काम रोको प्रस्ताव लाने की रणनीति बनी है। और राज्यसभा उपसभापति पद के चुनाव के लिए विपक्ष का साझा उम्मीदवार उतारने का फैसला भी हुआ है। सरकार के 4 बड़े अध्यादेशों का भी संसद में विरोध करने का निर्णय लिया गया है। मेरे मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं तो कांग्रेस की कल हुई थी बैठक। इस बैठक में आम सहमति बनी कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के घुसपैठ से बेहद गंभीर हालात बने हुए हैं, जबकि सरकार इस सच को नकारती रही है। और ऐसे में काम रोको प्रस्ताव लाकर चीनी घुसपैठ पर न केवल सरकार को घेरा जाए बल्कि प्रधानमंत्री से सीधे इसका जवाब मांगा जाए कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने घुसपैठ की बात को नकार देश को गुमराह क्यों किया। और मेरे मित्रों, इतनी ही नहीं, राहुल गांधी ने बैठक में साफ कहा कि चीनी घुसपैठ, कोरोना से तेज हुए कहर, अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार के धराशायी से भारत की स्थिति जो है टाइटैनिक जहाज जैसी हो गई है जो समुद्र के तूफान में टकराकर ध्वस्त होने के कगार पर है। राहुल गांधी ने यह भी तंज कसा कि भारत की इस डगमगाती जहाज के कप्तान नरेंद्र मोदी हैं। संसद में प्रश्नकाल को खत्म करने के खिलाफ भी आवाज उठाने की बात कही गई है। और मेरे मित्रों, इसके साथ ही साथ मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में सरकार के आने वाले 4 अध्यादेशों का कांग्रेस न केवल विरोध करेगी बल्कि दूसरे विरोधी दलों को भी इसके खिलाफ लामबंद करेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून संशोधन, यानी कि एसपीएमसी कानून में संशोधन, दिवालिया कानून और बैंकिंग सुधार से जुड़े अध्यादेश का पार्टी सदन में विरोध करेगी। इसके साथ ही साथ मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार उतारने के लिए दूसरे विपक्षी दलों से भी पार्टी बात करेगी। यानी कांग्रेस जो है वो राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में विपक्षी का संयुक्त उम्मीदवार उतारने के लिए दूसरे विपक्षी दलों से भी कांग्रेस बात करेगी। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है मेरे मित्रों के उपसभापति चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार उतारा जाना तय है, लेकिन प्रत्याशी का फैसला अन्य दलों के मशविरे के बाद होगा। और मैं आगे बढ़ूं, थोड़ी सी जानकारी और दूं मेरे मित्रों तो विपक्षी एकजुटता के साथ तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी को उम्मीदवार को भी स्वीकार करने से कांग्रेस कोई गुरेज नहीं करेगी। जनता दल यू के नेता हरिवंश के रिटायर होने की वजह से उपसभापति का पद रिक्त हुआ था और वे दोबारा बिहार में जो है बिहार से राज्यसभा में चुनकर आ चुके हैं और उपसभापति का पद 14 सितंबर को मानसून सत्र के पहले ही दिन होगा। और मित्रों, ये जो खबर है वो बड़ी खबर थी, ये जो है केंद्र से खबर थी, मानसून सत्र से जुड़ी खबर थी। अब मैं आप सभी को बिहार ले चलूंगा और बिहार में आप सभी को मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है। तमाम दलों के नेता जो है जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं, वेबिनार किए जा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है जनता को या फिर कार्यकर्ता को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जेडीयू की तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं, कांग्रेस के भी तरफ से भी हो रहे हैं और आरजेडी की तरफ से भी। आरजेडी के जो अभी नेता हैं बिहार में, नेता प्रतिपक्ष जो हैं
तेजस्वी यादव, उन्होंने कल फेसबुक के माध्यम से लोगों से जुड़े और कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा मेरे मित्रों। तो खबरों के विस्तार में जाऊं और आप सभी को बताऊं तो बिहार विधान में जो है बिहार विधानसभा में आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। फिर से बताऊं मेरे मित्रों कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पे एक बार फिर से बिहार के नीतीश सरकार को घेरा है। चुनावी मौसम में तेजस्वी ने इसको मुद्दा बनाते हुए लोगों से अपील की है कि बेरोजगारी और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ राज्यवासी आज यानी कि बुधवार 9 सितंबर को, आज 9 सितंबर है मेरे मित्रों, और आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज दिन बुधवार है। तो उसके बारे में जो है तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनावी मौसम में तेजस्वी ने इसको मुद्दा बनाते हुए, बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए लोगों से अपील की है, बिहार वासियों से अपील की है तेजस्वी यादव ने कि बेरोजगारी और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ राज्यवासी आज जो है रात में 9 बजे 9 मिनट तक के लिए घर का लाइट ऑफ करके एक दिया, लालटेन या फिर मोमबत्ती जलाए। मैं मेरे मित्रों एक बार फिर से बताऊं तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर वो प्रदेश के युवाओं के साथ है, राज्यवासियों के साथ है, बिहार वासियों के साथ है, और इसके खिलाफ जो है राज्यवासी आज जो है बिहार वासी आज जो है रात में 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर की जो है लाइट बुझा दें, और लाइट बुझाने के बाद वो एक दिया, लालटेन या मोमबत्ती जलाएं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार की रात 9 बजे फेसबुक लाइव में ये संदेश दिया है। मेरे मित्रों मैं आगे बढ़ूंगा, हमारे साथ जो है आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि हमारे साथ विनोद सिंह जुड़ गए हैं। विनोद सिंह जी जो है वो झारखंड से हैं, बोकारो से हैं, या फिर पेटरवार में रहते हैं, और विनोद सिंह जी हमारे परम मित्र हैं। विनोद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। मित्रों इसी के साथ मैं बढ़ूंगा आगे, और मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी के खिलाफ जो है राष्ट्रीय जनता दल का आंदोलन है। मेरे मित्रों एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि तेजस्वी यादव ने फेसबुक के माध्यम से कहा कि बेरोजगारी के खिलाफ यह राष्ट्रीय जनता दल का आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन बेरोजगार युवक और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने शुरू किया है, जिसका मेरी पार्टी जो है यानी आरजेडी भरपूर समर्थन करता है। और तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी आपसे जो है बेरोजगारों के हाथ में हाथ मिलाकर 9 मिनट के लिए तय समय पर मोमबत्ती या लालटेन जलाने की अपील करता है। मैं भी खुद इस मुद्दे पर अपनी मां राबड़ी देवी के साथ तय समय पर अपनी छत पर लालटेन लेकर खड़ा रहूंगा। तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव के माध्यम से कहा कि अगर आरजेडी को इस बार बिहार में सरकार बनाने का मौका मिलता है तो किसी भी जाति धर्म का कोई भी काबिल युवक बेरोजगार नहीं रहेगा। इसके लिए मेरी पार्टी विशेषज्ञों की मदद से रोड मैप बना रही है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जल्द ही हम बेरोजगारी के मुद्दे पर रोड मैप के साथ युवकों के सामने आएंगे, और पार्टी ने इसके लिए पहले से ही बेरोजगार युवकों के निबंधन के लिए वेबसाइट और टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार युवा प्रदेश है, बिहार जो है वो युवाओं का प्रदेश है, युवा प्रदेश है, और हम युवाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी है। तो मेरे मित्रों ये तेजस्वी यादव की तरफ से बहुत बड़ी बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है उन युवाओं के साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव जो है चूंकि लीड कर रहे हैं, अभी लालू यादव जेल में है, तो अभी तेजस्वी यादव ही राष्ट्रीय जनता दल को लीड कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि आज रात में 9 बजे तक 9 मिनट तक जो है, आज रात 9 बजे 9 मिनट तक आप जो है अपने घर की बत्ती जो है, बिजली की बत्ती उसको बुझा दीजिए, और दिया, लालटेन या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ें जो है उसको आप जलाइए, और इसके जो है आप आवाज़ उठाइए बेरोजगारी के खिलाफ। उनकी तरफ से कहा गया है कि एक दिया, एक लालटेन या फिर मोमबत्ती आप जला सकते हैं घर की लाइट बुझा करके। तो ये एक जो है सरकार के खिलाफ ये बड़ी बात है मेरे मित्रों। अगर तेजस्वी यादव की तरफ से ये बातें कही जा रही है, और अगर वो बेरोजगारी के खिलाफ खड़े हैं, तो ये इस पे जो है अवश्य ही समर्थन मिलना चाहिए युवाओं का। और मैं आगे बढ़ूंगा, और ये खबर जी है, अगली खबर जो है वो भी बिहार से ही जुड़ी हुई है मेरे मित्रों। और अगली खबर जो है वो अभी मैंने तेजस्वी यादव की बात की, अब मैं तेज प्रताप यादव की बात करूंगा। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या के डर से अपना चुनावी मैदान बदल लिया है। हालांकि उनके ससुर जो हैं, उनका कहना है कि वहां से भी लड़ सकती है उनकी बेटी ऐश्वर्या, और बीजेपी ने जो इस पे जो है तंज कसा है। क्या कुछ खबर है मेरे मित्रों, उसके बारे में बताऊं, विस्तार में जाऊं तो आप सभी को बताता चलूं कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपना चुनाव क्षेत्र जो है बदल लिया है। वे वैशाली के महुआ के बदले अब समस्तीपुर के हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सोमवार को हसनपुर में जो है हसनपुर
में अपना पहला जनसंपर्क भी किया, जनसंपर्क अभियान चलाया। और तेज प्रताप यादव के चुनाव क्षेत्र बदलने पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वे कहीं से भी लड़े, हार तय है। चर्चा है कि उन्होंने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के महुआ से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की आशंका के कारण अपना क्षेत्र बदला है। हालांकि ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय ने संकेत दिया है कि अगर उनकी बेटी चाहेंगी तो तेज प्रताप को हसनपुर में भी चुनौती देंगी। मेरे मित्रों, थोड़ी सी जानकारी और दो इसमें। तो तेज प्रताप यादव सोमवार को एक दिनी दौरे पर जो हसनपुर पहुंचे, उन्होंने वहां रोड शो किया। साथ ही हसनपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा कर दी। तेज प्रताप यादव के रोड शो पर उनकी मां जो है और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से नजर बनाए हुए थी। तेज प्रताप भी मां को मोबाइल के माध्यम से हसनपुर के रोड शो को दिखा रहे थे। और मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को यह भी बताऊंगा कि तेज प्रताप यादव के हसनपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा पर बीजेपी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि दोनों भाई यानी कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, हार तय है। बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी संजय म्यूख ने कहा है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव कहीं से भी चुनाव लड़े, उनकी हार तय है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर ने भी कहा है कि तेज प्रताप यादव पिछली बार नीतीश कुमार यानी कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के कारण जीत गए थे और इस बार दोनों भाई कहीं से भी लड़े, हार निश्चित है। ऐसा जो है वो ऐसी बातें जो है वो कही जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं थोड़ी सी जानकारी और दूंगा कि ऐश्वर्या राय चाहे तो पति के खिलाफ हसनपुर से भी चुनाव लड़ सकती है। उनके पिता चंद्रिका राय ने संकेत दिया है कि तेज प्रताप यादव को हराने के लिए ऐश्वर्या राय जो है हसनपुर से भी विधानसभा चुनाव के मैदान में कूद सकती हैं। और कहा यह भी जा रहा है मेरे मित्रों कि चंद्रिका राय ने कहा है कि इसका फैसला ऐश्वर्या राय को करना है, वो उनके साथ हैं। मित्रों, आगे बढ़ूंगा उससे पहले मैं बताऊं आप सभी को कि मनीष सिंह जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और तमाम ऐसे गणमान्य जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका जो है स्वागत करता हूँ। मित्रों, खबर अगली जो है वो मध्य प्रदेश से है। चूंकि विधानसभा चुनाव की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में भी कई सारी सीटों पे यानी कि 27 सीटों पे जो है वो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके बारे में मैं अब बात करूंगा आप सभी से। उसमें खबर यह है मेरे मित्रों कि जो मध्य प्रदेश है वहां पे जो 27 के करीब विधायक टूट गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाके, वहां की कांग्रेस सरकार थी उनको गिराने का काम किया था। और अब जो है वहां पे नई जो है शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में जो है अभी सरकार बनी है, यानी कि बीजेपी की सरकार है। और मेरे मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं तो मध्य प्रदेश के 27 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जारी है, यानी कि बिहार की स्थिति यहाँ भी है मेरे मित्रों। और इसी कड़ी में मंगलवार को यानी बीते कल जो है ग्वालियर चंबल के कद्दावर नेता, बीजेपी नेता कहिए, सतीश सिकरवार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सिकरवार के साथ ग्वालियर के 2 पूर्व पार्षदों और 150 से ज्यादा कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए। ग्वालियर में बीजेपी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। सिकरवार ने पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से उनके भोपाल स्थित आवास पर भेंट की और उन्हें कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया और पार्टी में प्रवेश की घोषणा की गई। और सतीश सिकरवार की मैं बात कर रहा हूं मेरे मित्रों। सतीश सिकरवार जो है बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार के भाई हैं और इन्हें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए मुन्ना लाल गोयल के खिलाफ ग्वालियर पूर्व से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसी बात कही जा रही है। और मेरे मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं तो कमलनाथ ने सिकरवार और उनके साथ आए बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को खरीदा है, यह एक शर्मनाक कृत्य है। आपने सच्चाई को पहचाना है और सच का साथ देने का निर्णय लिया है, यह प्रदेश और लोकतंत्र के हित में बड़ा निर्णय है। कमलनाथ ने कहा कि अब कांग्रेस में महलों का दखल खत्म हो गया है, अब कांग्रेस में कोई महल नहीं है। आप सभी लोग आज जो कमलनाथ के घर में आए हैं और आप जो है वो कांग्रेस पार्टी के परिवार से जुड़े हैं और कांग्रेस सदैव जोड़ने की रणनीति करती है। प्रदेश की जनता भी सच्चाई को जान चुके हैं, समय आने पर वह जनादेश का अपमान करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगी, ऐसा जो है कमलनाथ की तरफ से कहा गया जब सिकरवार ने कांग्रेस का दामन थामा। और इसके साथ ही साथ मेरे मित्रों, सिकरवार ने क्या कुछ कहा उसके बारे में बताऊं। सतीश सिकरवार ने क्या कुछ कहा तो कांग्रेस में आने पर सतीश सिकरवार ने कहा कि वे भाजपा में यानी बीजेपी में रहकर
सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे थे और अब ये लड़ाई कांग्रेस के साथ जारी रहेगी। ये लड़ाई सिंधिया के खिलाफ है और हम लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में कांग्रेस का दबदबा बढ़ रहा है और इस बार पिछले चुनाव से ज़्यादा सीटें जीतकर हम आएंगे, यानी कांग्रेस जो है वो ज़्यादा सीटें जीतेगी, ऐसा जो है सतीश सिकरवार की तरफ से कहा गया। और खबर यह है मेरे मित्रों कि सतीश सिकरवार ने मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं आप सभी को कि सतीश सिकरवार जो है 2018 का विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के मुन्ना लाल गोयल के खिलाफ बीजेपी से लड़ा था और वे चुनाव हार गए थे। सिंधिया गुट के विधायक मुन्ना लाल गोयल कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं, बिक गए हैं कहीं एक तरह से, मैं तो ये कहूँगा। और मेरे मित्रों इसी के साथ मैं बताऊँ तो नरोत्तम मिश्रा जो है, जो कि मध्य प्रदेश के अभी गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके बारे में बताऊं तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सतीश सिकरवार के कांग्रेस का दामन थामने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई झटका नहीं लगा। सरकार के खाली खजाने और घोषणाओं पर उन्होंने कहा कि मन चाहिए कुछ कर गुजरने के लिए, भाषण नहीं, और संसाधन तो सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। तो ये जो है बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है गृह मंत्री की तरफ से। तो क्या कुछ होगा मेरे मित्रों, अभी नवंबर में मेरे ख्याल से जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, मेरे ख्याल से क्या उसी समय, चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो है 65 विधानसभा उपचुनाव ही होंगे विधानसभा के, और एक जो है वो लोकसभा का चुनाव भी उसी समय होगा। मित्रों आगे बढ़ूंगा और अगली खबर जो है कंगना रनौत से जुड़ी हुई उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं मित्रों आप सभी को बताऊं, कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। चंडीगढ़ से वे फ्लाइट से मुंबई पहुंचेंगी और कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। कंगना के मुंबई पहुंचते ही शिवसेना समेत कई अन्य पार्टियों की ओर से विरोध तय माना जा रहा है। केंद्र ने उन्हें, इस बीच जो है केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इस दौरान 11 सुरक्षाकर्मी हमेशा उनके साथ रहेंगे। और इस बीच जो है मुंबई करणी सेना और रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई ने भी कंगना रनौत को प्रोटेक्शन देने का ऐलान किया है। मैं मित्रों आप सभी को बताऊं तो बीते कल यानी मंगलवार को एक्ट्रेस के कोविड-19 सैंपल का कोई नतीजा नहीं निकला था, जिस वजह से मंडी में स्वास्थ्य विभाग को दोबारा सैंपल लेना पड़ा था। रिपोर्ट मिलने के बाद ही बुधवार को यानी आज कंगना जो है मुंबई के लिए रवाना हो पाई है। मेरे मित्रों थोड़ी सी जानकारी और दे दूं आप सभी को, तो मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार कंगना को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि अगर कंगना 7 दिनों के अंदर वापस जाने का टिकट दिखाती है तो क्वारंटाइन से छूट मिल सकती है। इस बीच उनके बंगले के अवैध निर्माण को तोड़ने की तैयारी चल रही है मेरे मित्रों, ऐसा कंगना रनौत की तरफ से भी कहा गया है। और मैं आप सभी को बताऊं कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर उनके बांद्रा के पाली हिल बंगले पर नोटिस चस्पा किया है। इसमें 14 अवैध निर्माण का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि बिना अनुमति के 2 बंगलों को एक में मिलाया गया है। टॉयलेट को ऑफिस केबिन में बदला गया है और टॉयलेट को सीढ़ियों के पास स्टोर रूम को जो है किचन और अवैध पेंट्री, पहली मंजिल पर जो है लिविंग रूम में अवैध पार्टीशन, पूजा घर में अवैध मीटिंग रूम, बालकनी को रूम बनाया गया। इसके साथ ही साथ जो है बीएमसी ने उनके मणिकर्णिका फिल्म्स ऑफिस परिसर में जो है निर्माण पर रोक लगाते हुए इसकी अनुमति के कागजात 24 घंटे में पेश करने को कहा है। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं तो कंगना रनौत ने कल ही यानी मंगलवार को लिखा कि सोशल मीडिया पर मेरे दोस्तों ने बीएमसी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया था, इसलिए वे आज बुलडोजर लेकर नहीं आए लेकिन ऑफिस में नोटिस चस्पा किया। मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना के ड्रग्स लेने के मामले में जांच कराने की बात कही है। इस पर कंगना ने कहा कि मेरे ड्रग्स लेने के सबूत मिले तो मुंबई छोड़ दूंगी। अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कंगना ने उन्हें भी ड्रग्स लेने को कहा था। तो मित्रों ये जो है बड़ी खबरें आ रही है। इसी के बीच मेरे मित्रों जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पूर्व मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके बारे में बताऊं तो बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कंगना के मुंबई पुलिस से डरने वाले बयान को पुलिस बल का अपमान बताया है। और फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि वे मुख्यमंत्री रहे हैं इसलिए पुलिस की ताकत को जानते हैं, लेकिन पुलिस राजनीतिक दबाव में आ सकती है। कंगना ने कहा कि फिल्मी माफिया से कहीं ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगने लगा है। तो ये जो है मेरे मित्रों ये जो है कंगना रनौत से जुड़ी हुई खबर थी। आप जो है थोड़ी देर में या तो पहुंच चुकी होंगी या फिर पहुंचने वाली होंगी। और मेरे मित्रों हमारे साथ दीपू सिंह जुड़ गए हैं। दीपू कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद सिंह जुड़े हैं। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं।
आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप हमसे जुड़ते हैं, मेरे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, मेरे कार्यक्रम पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों आप सभी का। और इसी के साथ मेरे मित्रों अगली खबर की तरफ बढ़ूंगा। अगली खबर जो है रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई है, और खबर यह है मेरे मित्रों कि रिया चक्रवर्ती की जो जमानत याचिका है उसको कल ही खारिज कर दिया गया था। आज जो है वो DRDO पे, यानी बीती रात उन्होंने DRDO के ऑफिस, वो जो गेस्ट हाउस उसमें बिताया, और आज उनको जो है वो जेल में शिफ्ट किया जा रहा है या फिर शिफ्ट कर दिया गया है। उसका अपडेट जैसे ही आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा। और मेरे मित्रों खबर यह है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स कनेक्शन केस में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने रिया को जो है 22 सितंबर तक जेल में रखने का आदेश सुनाया है, यानी कि 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती जो है जेल में रहेगी। और रिया की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट जाने को कहा है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए आज जो है वो सेशन कोर्ट जा सकती है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने कहा कि रिया को 22 सितंबर को न्यायिक हिरासत में 22 सितंबर तक के लिए जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद अब रिया की मंगलवार की रात, यानी कि बीती रात जो है वो NCB ऑफिस में कटी और सुबह जो है वो जेल में शिफ्ट होंगी। मेरे मित्रों मैं आप सभी को बताऊं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने मंगलवार को ड्रग्स खरीदने और उसे लेने के केस में फिल्म एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान NCB ने रिया के न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। इससे पहले रिया का जो है सायन अस्पताल में मेडिकल कराया गया। रिया की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। और मेरे मित्रों इस बीच जो है खबर यह भी है कि NCB ने रिया की गिरफ्तारी के बाद कहा कि वे पिछले 3 दिनों के दौरान रिया के जवाबों से संतुष्ट हैं और वे रिमांड की मांग नहीं करेंगे। NCB के साउथ वेस्टर्न रीजन के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं MA जैन, उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती तो कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और हमें उनकी रिमांड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम न्यायिक हिरासत की मांग करेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि हम इनकी जमानत का विरोध करेंगे, हम सिर्फ न्यायिक हिरासत चाहते हैं लेकिन जमानत का समर्थन नहीं करेंगे। NCB पिछले 3 दिनों से, आप सभी को बताऊं मेरे मित्रों, कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है पिछले 3 दिनों से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करती आ रही थी, यानी कि और उसके बाद जो NCB के डिप्टी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा ने कहा कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया और परिवार को सूचना करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मैं मित्रों आप सभी को बताऊं तो 14 जून को फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस में जो है वह मुख्य आरोपी और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही थी। NCB ने सोमवार को जो है रिया से करीब 6 घंटे और जो है वो 8 घंटे तक पूछताछ की। 28 वर्षीय रिया का उनके भाई सौविक, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और सुशांत के नौकर दीपेश सावंत के आमने सामने बैठकर पूछताछ की गई थी ताकि ड्रग रैकेट में उनकी कथित भूमिका का पता लगाया जा सके। तो ये जो है मेरे मित्रों बड़ी खबर है जो कि रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ थोड़ी सी और जानकारी दूंगा रिया के बारे में। और खबर यह है मेरे मित्रों कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील ने NCB पर कहा है कि मैं मित्रों इस खबर को थोड़ी सी जानकारी के साथ देना चाहूँगा। और खबर ये है मेरे मित्रों कि इस बीच जो है रिया चक्रवर्ती का जो वकील है उसने अपना बयान दिया है, उसने बहुत कुछ कही है, मेरी बातों बहुत कुछ कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके बारे में आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा है कि 3 एजेंसियां अभिनेत्री के पीछे इसलिए पड़ी हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे शख्स से प्यार किया जो नशे का आदी था और जिसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं थी। मेरे मित्रों मैं व्यक्तिगत रूप से इस वकील का जो है विरोध करता हूं, जो इनका नाम सतीश मानसिद्धे है। आप उस रिया चक्रवर्ती पे विश्वास कर रहे हैं वकील साहब, जो अब तक जो है लगातार 3 जांच एजेंसियों को, NCB को, ED को और CBI को बरगला रही थी, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रही थी। लगातार लंबी पूछताछ, 3 4 दिन 8 दिनों के पूछताछ के बाद जो है वो कुछ तैयार हुए। वो खुद बोल रही है कि हाँ हम ड्रग्स लेते थे और सुशांत भी ड्रग्स लेते थे, सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाते थे। तो उस लड़की पे आप विश्वास कर रहे हैं मानसिद्धे साहब, आप जो है बयान दे रहे हैं इस तरह के, तो आपको समझना चाहिए कि वो कितनी, मैं झूठी तो नहीं बोलूँगा लेकिन कैसे किस तरह से वो लोगों को बरगला रही थी, जांच एजेंसियों को बरगला रही थी, और आप अब इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं। खैर आप वकील हैं, वो आपका काम है, जो आप कर रहे हैं, आप उसके लिए पैसे लेते हैं, मोटे पैसे लेते हैं, आपका फ़र्ज है, आप कहिए। मैं मित्रों ये बोल रहा था कि रिया चक्रवर्ती के वकील जो है सतीश मानसिद्धे, उन्होंने कहा है कि 3 एजेंसियां अभिनेत्री के
पीछे इसलिए पड़ी हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे शख्स से प्यार किया जो नशे का आदी था और जिसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं थी। ये सीधे तौर पर मेरे मित्रों सुशांत सिंह राजपूत को जो है वो खराब दिखाने की कोशिश की जा रही है, उनको आरोपित करने की कोशिश की जा रही है। वो शख्स उस शख्स को गलत ठहराया जा रहा है जो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। और ये जांच का विषय है। मान शिंदे साहब, आपने कौन सी जांच की है? और आप तो जो है तीनों जो जांच एजेंसियां उन पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आप सीबीआई पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप जो है प्रवर्तन निदेशालय पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एनसीबी जो है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं है ना। खैर, आपने और क्या कुछ कहा उसके बारे में मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंदे ने कहा कि यह इंसाफ का पूरी तरह से मजाक बनाना है। बल्कि उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंदे ने कहा कि यह इंसाफ का पूरी तरह से मजाक बनाना है। 3 केंद्रीय एजेंसियां एक अकेली महिला के पीछे पड़ी हैं क्योंकि वह एक शख्स से प्यार करती थी जो नशे का आदी था और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा था। मानसिंदे ने दावा किया कि शहर के 5 प्रमुख मनोचिकित्सकों ने राजपूत का इलाज किया। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो जो रिया के वकील है उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में वो बोल रहे हैं कि लेकिन उन्होंने यानी सुशांत सिंह राजपूत ने अवैध रूप से बताई गई दवाइयों और मादक पदार्थों के सेवन की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती बदतर स्थिति के लिए तैयार थी और सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून को बांद्रा स्थित उनके फ्लैट में फंदे से लटका मिला था। यानी कि ये जो है मानसिंदे जो है सतीश मानसिंदे वो लगातार तीनों जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो है सुशांत सिंह राजपूत के चरित्र का हनन कर रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती जो इसके मुख्य आरोपी है, जो अब जेल में है, जिसको कोर्ट ने जेल की सजा दे दी, उसको जो है बचाने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, रिया चक्रवर्ती जो कि 28 वर्षीय है उसको ड्रग्स से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और रिया को जो है बुधवार को वीडियो लिंक के जरिए जो है मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने की संभावना है आज। और ड्रग्स मामले के अलावा रिया चक्रवर्ती जो है राजपूत को यानी सुशांत सिंह राजपूत को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप का भी सामना कर रही है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। मेरे मित्रों, क्या कुछ निकल के सामने आएगा उसके बारे में मैं अवश्य ही आप सभी को बताऊंगा। इसी के साथ आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बताऊंगा कि कोरोना का क्या हाल है अपने देश में। मेरे मित्रों, जल्दी इसके बारे में बता दूं आप सभी को। तो देश में जो है कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 43 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 89,852 लोगों की जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी कि एक बार फिर से तकरीबन 90,000 नए कोरोना संक्रमित हमारे देश में पाए गए हैं। कल इसकी संख्या थोड़ी घटी थी मेरे मित्रों, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसके कल के मुकाबले उनके पिछले 3 दिनों की बात करें तो वो 90,000 से भी ज्यादा प्रतिदिन मामले आ रहे थे। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो पिछले 24 घंटे के अंदर यानी मंगलवार को जो है आंकड़े मैं बता रहा हूं आप सभी को, 89,852 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अब तक 43,67,436 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। ये भारत की बात है मेरे मित्रों, पूरे देश की बात है। और इस बीच राहत की बात है ये है मेरे मित्रों कि इनमें से यानी कि कुल जो संक्रमित मरीज हैं 43,67,436, उनमें से 33,96,027 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी तकरीबन जो है वो 34 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। और मंगलवार को रिकॉर्ड 74,607 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। ये एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। और इसके पहले 7 सितंबर को 74,123 लोग ठीक हुए थे। और मेरे मित्रों, अभी भी अगर बताऊं तो 8,96,884 मरीजों का अभी भी विभिन्न अस्पतालों में, देश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और इस बीच दुख की बात है ये है मेरे मित्रों के संक्रमण के चलते अब तक 73,923 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी तकरीबन 74,000 लोगों की जो है वो कोरोना के कारण मौत हो चुकी है पूरे देश में। और 24 घंटे के अंदर 1,01,000 माफ कीजिएगा मेरे मित्रों कि 24 घंटे के अंदर 1,107 मरीजों ने दम तोड़ दिया कोरोना की वजह से। ये आंकड़े जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ ये covid19india.org के मुताबिक है। और मेरे मित्रों, आप सभी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बारे में बताऊं तो उनकी तरफ से क्या कुछ आंकड़े आए हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश में जो है हर 10 लाख की आबादी में 3,102 मरीज मिल रहे हैं कोरोना के। और ये आंकड़े दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे कम है। ब्राजील में इतनी ही आबादी पर 19,514, अमेरिका में 19,549, मैक्सिको में 4,945, रूस में जो है 7,063 मरीज मिल रहे हैं। वहीं देश में मृत्यु दर 1.70% है, यानी कि 1.70% जो है मृत्यु दर है। और ये दुनिया में सबसे कम है। सबसे ज्यादा मैक्सिको में 10.7% की दर से लोगों की मौत हो रही है। स्पेन में जो है 5.9% और अमेरिका में 3%।
मरीजों की जो है वो कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो हमारे देश में 100 में से तकरीबन 2 लोगों की मौत हो रही है। और अगर मैं मैक्सिको की बात करूं तो वहाँ जो है कि तकरीबन 11 लोगों की मौत हो जा रही है, और स्पेन में जो है वो 6 लोगों की मौत हो जा रही है, और अमेरिका में 100 में से 3 लोगों की मौत हो रही है। तो ये मेरे मित्रों जो है बड़े आंकड़े थे जो आप सभी को बताने थे। इसके साथ थोड़ी सी और जानकारी दूंगा आप सभी को कोरोना के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने मित्रों का धन्यवाद कर दो। हमारे साथ वीर सिंह बघेल, दीपू सिंह, मनीष सिंह और विनोद सिंह जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों हमसे जुड़ने के लिए, मेरे कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ मित्रों। इसी के साथ मैं ये बता रहा था कि पिछले 7 दिन के आंकड़े बेहद डरावने हैं। 1 से 7 सितंबर तक 5,89,644 मरीज जो है वो बढ़े हैं भारत में। वहीं पिछले 7 दिनों से लगातार 1000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ये भारत की बात कर रहा हूँ मेरे मित्रों। और इस दौरान जो है 7,463 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, यानी पिछले 7 दिनों के अंदर जो है 7463 यानी 7,463 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। और जुलाई के पहले हफ्ते में 500 से ज़्यादा लोगों की जान जा रही थी। यानी कि जुलाई की बात करूँ तो जुलाई के पहले हफ्ते में 500 से ज़्यादा लोगों की जान जा रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा दोगुना हो गया है। और मेरे मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ूंगा, और अगली खबर जो है वो हमारे देश भर के विद्यार्थियों से जुड़ी है। स्कूल में जो पढ़ते हैं छात्र, उनके से जुड़ी हुई खबर है, और ये भी बड़ी खबर है मेरे मित्रों। इसके बारे में भी आप सभी को मैं विस्तार से बताऊंगा। खबरों के विस्तार में जाऊं और आप सभी को बताऊं मेरे मित्रों। तो तकरीबन 5 महीने से अधिक समय से बंद स्कूल अब चरणबद्ध तरीके से जो है खुलने जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी की है। इसके बाद जो है इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, और स्कूल आने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखनी होगी। जहां तहां थूकने पर पाबंदी होगी। और दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर के साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन नंबर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। और मेरे मित्रों, जो गाइडलाइंस है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला से लेकर कक्षाओं तक के छात्रों के बैठने की जो यानी कि प्रयोगशाला जो है यानी प्रैक्टिकल रूम जो होते हैं, वहां से लेकर जो कक्षाएं हैं वहां तक के भी उनमें भी यानी कि प्रयोगशाला में और कक्षाओं में छात्रों के बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उनके बीच कम से कम 6 फीट की दूरी को बरकरार रखा जाए। और छात्रों के इकट्ठा होने यानी कि असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी, क्योंकि इसे संक्रमण के फैलने का जोखिम होगा। कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले शिक्षक या कर्मचारियों के स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। वैसे स्कूल जिनका इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में हुआ था, उन्हें आंशिक तौर पर खोले जाने के पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। और सभी स्कूलों को हाइपोक्लोराइड यानी कि हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं आप सभी को बताऊं तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से SOP में कहा गया है कि ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे काम के लिए बुला सकते हैं। और 9वीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहेंगे तो उन्हें जो है इसकी इजाज़त होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता पिता या अभिभावक से लिखित सहमति लेनी होगी, और छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद रहेगा, ऐसी बातें कही जा रही है। मेरे मित्रों, मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले कौशलेंद्र जी का मैं स्वागत कर दूं। ये ग्राफिक्स डाले हैं सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र जी। वीर सिंह बघेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपू कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने कार्यक्रम में। और मेरे मित्रों, मैं इसी के साथ इसी से जुड़ी थोड़ी सी और जानकारी दूंगा। तो स्कूलों में एहतियाती उपायों में जो है शिक्षक, कर्मचारी और छात्र शामिल होंगे। इसके अंतर्गत कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित करना, चेहरे को ढकना, बार बार हाथ धोना, श्वसन संबंधित शिष्टाचार का पालन करना और स्वास्थ्य की निगरानी करना और जगह जगह नहीं थूकना शामिल है। और विशेष रूप से इस बारे में लोगों से पूछा भी गया है। और ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति और प्रोत्साहन देना जारी रखना चाहिए। और कक्षा 9 से 12वीं तक के यानी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल का दौरा करने की अनुमति देनी चाहिए, ऐसा कुछ कहा गया है। और मेरे मित्रों, आप सभी को थोड़ी सी और जानकारी दूं तो छात्र छात्राओं को
छात्र छात्राओं को जो है वो स्वेच्छा से स्कूल आने की आज़ादी होगी। किसी भी छात्र पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। बच्चे अपने माता पिता की लिखित अनुमति लेकर ही स्कूल आएंगे। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण को जारी रखना होगा। इसके लिए 50% शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा सकता है। और स्कूल में जो है वो स्कूल में स्विमिंग पूल को बंद ही रखा जाएगा। एयर कंडीशन के तापमान को 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना होगा। और जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो 40 से 70% के बीच रखनी होगी। और जो है क्रॉस वेंटिलेशन और स्वच्छ हवा के लिए व्यवस्था करनी होगी स्कूलों को। उसके बाद ही जो है वो स्कूल खोले जाएंगे। ये जो है तमाम तरह के जो है वो गाइडलाइंस में बातें कही गई है, जो मैंने आप सभी को बताया। मेरे मित्रों, इसी के साथ अगली खबर जो है, आज की मेरी आखिरी खबर है, और अगली खबर वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू कर दी गई है। और ये देश का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है वो लागू कर दिया गया है। मेरे मित्रों, इस खबर के विस्तार में जाऊं और आप सभी को बताऊं तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कल यानी कि कल जो है मंगलवार को देर शाम राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही शिक्षा सचिव ने इस बात की अधिसूचना जारी कर दी है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति और स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। और शिक्षा सचिव राजीव वर्मा ने बताया कि टास्क फोर्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, वित्त, युवा और खेल सेवाएं और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या फिर प्रधान सचिव या सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और हायर एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष, एचपीयू के अलावा क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति, उच्च शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और SCIRT सोलन और डाइट शिमला के प्रिंसिपल भी सदस्य होंगे। मनोनीत सदस्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति सहित कई शिक्षकों और शिक्षाविदों को भी शामिल किया गया है। तो मेरे मित्रों, ये जो है तमाम खबरें थी जिससे हमें आप सभी को आज रूबरू कराना था। आज जो है टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे में मेरे मित्रों आज मैंने आपको 13 खबरों के बारे में बताया। और मेरे मित्रों, अब जो है जल्दी से मैं आप सभी से विदा लूंगा। आप सभी को मैंने जो भी खबरें बताई आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। मैं खबरें विस्तार से बताता हूँ मेरे मित्रों, और ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूंगा बिना देर किए। और आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी जो है हमारे साथ जुड़े, आप सभी ने मेरे कार्यक्रम को पसंद किया, मेरे कार्यक्रम को जो है पसंद किया, लाइक किया, कमेंट किया उसके ऊपर। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से प्रतिदिन 10 बजे आप हम हमारे साथ जुड़ेंगे और जो देश दुनिया की तमाम जो ताज़ा तरीन खबरें होती है उससे आप रूबरू होंगे। मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, गुड बाय।